नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube के चैनल MSKBM में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज आप सभी के लिए क्लास 9th साइंस के फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर्स में बेसिकली हम लोगों ने सीखा था रेस्ट एंड मोशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सभी टर्म को डिफाइन करना सीखा था। इसके बाद और हम लोगों ने सीखा एक्सीलरेशन के बारे में, क्या होती है एक्सीलरेशन, किस तरह से एक्सीलरेशन का इफेक्ट मोशन में आती है। ये हम लोगों ने इसमें सीखा था कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो उस केस में उसको डिफाइन कैसे करते, नेगेटिव होती है तो उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जीरो होती है तो उसकी क्या मीनिंग्स है। ठीक है, इन सभी लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसके पिछले लेक्चर्स में बेसिकली हम लोगों ने एग्जाम्पल के फॉर्म में, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है उस फॉर्म में, या फिर सिंपल किसी डाटा के फॉर्म में हमने इक्वेशंस को डिस्क्राइब करना सीखा था। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिफाइन करनी होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसके लिए हम लोगों ने सीखा था इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, उस केस में मोशन यूनिफॉर्म होती है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। वैसे ही इन सभी वैल्यू को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सभी बेसिक टर्म को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं, क्या रिलेशन उसमें होती है, अगर कोई एक वैल्यू दी गई है तो किसी अदर वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं, इन सभी को आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले ग्राफ के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए, किस तरह से हम लोग ग्राफ को फॉर्म करते हैं, ग्राफ के लिए हमारे पास बेसिक जो नॉलेज है वो क्या क्या होनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान देते हैं। तो बेसिकली ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग बेसिकली टू एक्सिस का। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहाँ पे नाम देते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसकी नाम होती है, इसका नाम है वाई एक्सिस। एक और होती है जो अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, हायर क्लास में सीखेंगे। एक्स वाई एक और एक्सिस होती है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है इस तरह से बाहर की तरफ, इसका नाम होता है जेड एक्सिस। वो यूज करते हैं हम लोग 3 डायमेंशन के डाटा को एनालाइज करने के लिए। 2 एक्सिस है, इसे हम लोग आप एक बोर्ड में या आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। दैट्स वाई ये जो आपका एक्सिस है, ये जो आपका ग्राफ है, इसे हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमने यूज किया है 2 डायमेंशन का, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे सपोज अगर कोई वैल्यू आपको दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, तो उससे हम लोग लिखते हैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले लिखते हैं एक्स की वैल्यू को, देन उसके बाद लिखते हैं वाई की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे एक स्केल दी गई होती है, एक स्केल के फॉर्म में नंबर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे ही एक स्केल के फॉर्म में आप ऊपर में वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज अगर एक्स के अलॉन्ग हमें रिप्रेजेंट करनी है टाइम को, सेकंड में दी गई है, तो यहाँ पे बेसिकली स्केल के लिए यहाँ पे हम ले सकते हैं सेकंड यूनिट। ये एक स्केल को ले लिया हमने 1 या 2 या 3, अपने अकॉर्डिंग आप वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ लिखा 1, 2, 3, 4 यूनिट, कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। वैसे ही वाई के अलॉन्ग जो स्केलिंग है यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4, आगे और ये कंटिन्यू होते जाएगा, दैट्स वाई एरो लगा हुआ है। अब देखिए सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू को लिया 3,4, तो इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो x की वैल्यू 3 है तो 1, 2, 3, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर। वैसे ही y की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4 देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्या करें, एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये दोनों ही लाइन आप देखेंगे एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। किस पॉइंट पे, तो देखिए इस पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट का यहाँ पे नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, ए। क्या नाम दिया हुआ है, ए, तो इस पॉइंट का हम नाम क्या दे देंगे, ए, और इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे 3,4। मीन्स इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 3, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 4। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ देखेंगे, सपोज एक और पॉइंट दिया हुआ है b, -4, 3, -4, 3, तो अब यहाँ वैल्यू माइनस में है, तो अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए बच्चों याद रखिएगा जो राइट साइड में वैल्यू होती है वो x के लिए प्लस होती है, लेफ्ट के लिए होती है माइनस। सेम फॉर y, y के लिए अपवर्ड में जो वैल्यू को हम लोग लेते हैं प्लस लेते हैं,
और नीचे वाली वैल्यू को लेते हैं माइनस। इसी कारण से दैट्स वाई ऊपर में वैल्यू को प्लस वाई के फॉर्म में और नीचे में माइनस वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। राइट साइड में जो आपका एरो है इसके लिए नाम दिया मैंने x, तो लेफ्ट में क्या नाम हो जाएगा माइनस x। तो अगर पॉइंट हमारा दिया हुआ है -4,3 तो -4 ये x की वैल्यू हो गई, राइट साइड में तो प्लस में दी गई है तो लेफ्ट में वैल्यू किस में आएगी माइनस में। तो ये हो गया -1, ये -2, ये -3, ये -4, y की वैल्यू 3। तो क्या तरीका सिखाया हम लोगों ने, क्या तरीका सीखा, जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू पता है उस पॉइंट पे क्या करो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। x के लिए वैल्यू -4 तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है एक लाइन जो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। वैसे ही y की वैल्यू दे रखी है 3 तो 3 पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। दोबारा देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या हो गया इंटरसेक्शन, तो बेसिकली इस पॉइंट का नाम क्या हो गया b, और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है -4,3। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। एक और देखो यहाँ पे एक और सी पॉइंट दिया हुआ है -3, -4, दोनों ही वैल्यू माइनस में। तो कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू माइनस में यहाँ पे है -3, ये रहा, इस तरह से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। y की वैल्यू -4 कहाँ ऊपर होगी, नहीं, ऊपर तो प्लस में है, तो कहाँ होगा, नीचे होगा। ये हो गया -1, ये -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। तो -4 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। दोबारा देखो यहाँ पे ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या हो गया इंटरसेक्शन, तो इस पॉइंट का यहाँ पे नाम क्या देंगे C, और इसका लोकेशन क्या है -3, -4। वैसे ही एक अगर दूसरा मैंने पॉइंट लिया जिसका नाम है D, यहाँ पे लिखा मैंने 3, -4, x की वैल्यू प्लस में y की वैल्यू माइनस में, तो लोकेट कैसे करेंगे, देखिए x की वैल्यू 3 यहाँ पे रहा, दोबारा से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, y की वैल्यू -4, ये रहा -4 यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अगेन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। कहाँ कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, इसका नाम क्या होगा D, नाम क्या लिख दिए, D लिख दिए। और इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ D 3, -4। इस तरह से आप किसी भी x y की वैल्यू को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू दे रखी है उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक से अधिक वैल्यू दे रखी है उसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक और छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। ठीक है, यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। तो सबसे पहला काम एक्स वाई एक्सिस, दो एक्सिस, एक का नाम x, एक का नाम y, यहाँ पे भी दो वैल्यू, एक डिस्प्लेसमेंट दूसरा टाइम। तो किसी एक को आप x के अलोंग और दूसरे को y के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं x के अलोंग। ठीक है, इन जनरल हम लोग हमेशा टाइम को x के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये कहाँ होती है, y के अलोंग, तो ये हो गया y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा, सपोज आपके पास एक टेबल दिया हुआ है वैल्यू का और इसमें आपको डिफरेंट टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है। सपोज जब टाइम की वैल्यू 0 है तो उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 दे रखा है। टाइम की वैल्यू 1 हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी आपका हो गया 4। टाइम की वैल्यू 2 हो गई तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया 8। टाइम की वैल्यू 3 हो गई तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 12। ठीक है, टाइम की वैल्यू 4 हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया 16। मैंने एक डाटा को एज्यूम किया जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू को दे रखी है, मीन्स डिफरेंट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है वो इस टेबल में दिया हुआ है। सपोज टाइम यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है, SI यूनिट। तो ये अभी हमारे पास वैल्यू टेबल के फॉर्म में दे रखी है, एक टेबल में डाटा को लिख दिया, ये टेबलर फॉर्म हो गया। हमें इस डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उसे एनालाइज करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए, तो आप ध्यान से देखो, अगर टाइम को मैंने x के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट को y के अलोंग रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे हर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट गिवन है। जैसे 0 अगर x की वैल्यू को लिया मैंने तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है तो उसे रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, x, y के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसके लिए 0 के लिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या दे रखी है 0। तो क्या आ गया फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0, 0।
इस पॉइंट का नाम, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्शन है एक्स वाई का, इसका नाम होता है ऑरिजिन, और यहाँ वैल्यू होती है 0,0। एक्स वाई दोनों की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होती है, 0 होती है। वैसे ही हमारे पास और पॉइंट क्या हो जाएंगे, सबका नाम लिख रहा हूँ मैं। इसके लिए अगर बी नाम दिया तो क्या आएगा, बी का लोकेशन 2,8। वैसे ही इसके लिए सी नाम दिया तो सी के लिए क्या आएगा, 3,12। वैसे ही डी के लिए क्या आ जाएगी, 4,16। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। ग्राफ में कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, तो वही अपना सिंपल तरीका। देखो सबसे पहला काम क्या सिखाया, स्केलिंग करो, मीन्स स्पेसिफिक लेंथ को एक यहाँ पे वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इस स्पेसिफिक वैल्यू को यहाँ पे नाम दिया मैंने 1 सेकेंड, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा 1, इस पॉइंट पे आएगा 2, 3, फिर 4, 5, आगे चलता जाएगा। यहाँ पे टाइम की मैक्सिमम वैल्यू 4 दे रखी है, तो ज़्यादा आगे तक वैल्यू को ना लिखें, कोई फ़ायदा है नहीं लिख के। वैसे ही y के अलॉन्ग यहाँ पे 0, 4, 8, 12, 16, अगर यहाँ पे आप 1, 2 के फॉर्म में स्केलिंग करोगे तो समझ रहे हो क्या होगा, बहुत लंबा लाइन लगाना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कब तक लिखोगे। अभी तो 16 दे रखी है, और बड़ी वैल्यू होगी तो प्रैक्टिकली उतनी वैल्यू को लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट्स वाई क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग स्केलिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इस स्पेसिफिक लेंथ को नाम दे दिया मैंने यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ पे नाम दिया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 10। मतलब मैंने इस स्पेसिफिक लेंथ को एज्यूम कर लिया 2, तो 2, फिर 2, 4, फिर 2, 6, 2, 8, 2, 10। लेकिन इस केस में भी कहाँ तक लिखना होगा, 16 तक। तो हल्का सा ये उतना भी हार्ड नहीं है। 2 का स्केलिंग आप कर सकते थे, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। 3 का करोगे तो 3 के टेबल में आपका 8 नहीं आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, दिक्कत है लोकेट करने में। तो बेसिकली ऐसा स्केलिंग करेंगे कि वैल्यू भी वहाँ पे लोकेट हो जाए। 2 के फॉर्म में कर सकते हैं, 4 के फॉर्म में कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने किया 2 के फॉर्म में, सो दैट इजीली जो डाटा है वो आपका यहाँ पे लोकेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 10, फिर लिखा यहाँ पे 12, 14, फिर लिखा मैंने 16। अब पॉइंट को लोकेट करना, देखिए ए के लिए क्या दिया हुआ है 0,0, वो तो यहीं पे है ऑरिजिन पे, तो ए लिख दिया, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा क्या दे रखा है पॉइंट, बी 2,8, कहाँ पे होगा, ये रहा एक्स की वैल्यू 2। एक और यहाँ पे दिया हुआ है 1,4, तो यहाँ पे बी का नाम दे देता हूँ 1,4, सी का नाम यहाँ पे हो गया 2,8, फिर डी, यहाँ पे डी का नाम हो गया 3,12, फिर एक और ले लेते हैं यहाँ पे ई 4,16। तो जैसे ही बी को लोकेट करेंगे तो 1,4 आ गया, एक्स की वैल्यू 1, तो 1 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। वाई की वैल्यू 4, 4 पे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट मिल गया, इसका नाम क्या हो गया, बी। फिर क्या है, सी के लिए 2,8, तो अगेन सेम प्रोसेस, 2 पे ड्रॉ के परपेंडिकुलर, 8 पे करेंगे तो ये पॉइंट मिल गया। अगेन 3,12, तो ये रहा 3, ये रहा 12, ड्रॉ करें वैल्यू को, तो देखिए ऐसा आ गया फिर से। अगेन 4,16, तो वैल्यू यहाँ पे आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, सभी पॉइंट को क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। इसका नाम ई है, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ज्वाइन कर दें तो ये हो गया ज्वाइन। तो ये जो हमारा कर्व बना, इसमें हमने क्या किया, बेसिकली इस डाटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ये जो आपका ग्राफ है हम लोगों ने किसके बीच में बनाया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बनाया। तो ये ग्राफ का नाम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। ठीक है बच्चों, अब ग्राफ को करना है एनालाइज। तो ग्राफ को एनालाइज करने के लिए मैं डाटा को यहाँ पे रफ कर देता हूँ और समझते हैं अच्छे से कि कैसे एनालाइज करना है। सपोज करें आप लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, देखो इस तरह से आपको ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल है और यहाँ पे आपका एक ए पॉइंट है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, फिर चौथा डी, ऐसे ही और भी पॉइंट दिए हुए हैं। तो बेसिकली ध्यान दो, इसका जो ये लाइन है, ये जो ग्राफ है इसका क्या है, शेप क्या है, स्ट्रेट लाइन। शेप किया है स्ट्रेट लाइन, समझिएगा अच्छे से, स्ट्रेट लाइन है और इसने एक्स के साथ या फिर वाई के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रही है, दोनों के साथ हो रही है एंगल फॉर्म।
अब देखिएगा अच्छे से यहाँ पे आप लोग, अगर हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी तो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं लूंगा, सपोज करो यहाँ पे ए को लिया और बी को लिया, तो जब ए से बी तक गए हम लोग, टाइम कितना लगा, ए पे टाइम है 0, बी पे है 1, समय कितना लगा 1 सेकेंड। तो टाइम को लिखा नीचे में यहाँ पे DAB। आप अपने मन से किसी भी दो पॉइंट को लेकर एनालाइज कर सकते हो, AB को ही लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। वैसे ही फिर डिस्प्लेसमेंट ए पे 0 है और बी पे कितना है 4, तो हुआ कितना डिस्प्लेसमेंट, 0 पहले बाद में 4, डिफरेंस 4 का हो गया। तो यहाँ पे लिखना है ऊपर में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 - 0 बाय 1 - 0 कितना आ गया 4/1। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही आप BC को या CD को या DE को कहीं से भी वैल्यू को फाइंड करो तो क्या आएगी वैल्यू, चेक करके देख लो। यहां से भी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 4 से 8 हुआ, तो बेसिकली हुआ कितना 4 डिस्प्लेसमेंट। समय कितना लगा 1 से 2, मतलब समय कितना 1, फिर से वैल्यू कितनी आ गई 4। वैसे ही C से D के लिए चेक करो, टाइम लगा 2 से 3 1 सेकंड का, डिस्प्लेसमेंट 8 से 12 4 मीटर, तो फिर से वैल्यू 4। D से E के लिए भी चेक कर लो 4 आएगी। मीन्स इस होल मोशन के लिए आप किसी भी इंटरवल को ले रहे हैं तो वेलोसिटी क्या आ रही है कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है, उस केस में क्या हमें नाम पता है मोशन का, क्या होती है, सबको पता है आप लोगों को, उसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। When equal distance cover in equal time interval, then it is known as uniform motion। ग्राफ कैसा बना उसका, स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ग्राफ का शेप, अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, उस केस में कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन होती है, उस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा मोशन है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ग्राफ के हर एक पॉइंट से हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम। मीन्स इस ग्राफ से हमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल रही है। किसी स्पेसिफिक टाइम को अगर मैं लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें ग्राफ से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 का दिया हुआ है, अगर यहाँ पे बेसिकली अगर मैं फाइंड करूँ कि 4.5 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर 1.5 पे कितना होगा, तो बेसिकली 1.5 यहाँ पे होगा, लाइन ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे कट की ग्राफ को, यहाँ पे चेक करो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 6 से कम 4 से अधिक, बेसिकली कहाँ पे आ गया ये 5। मीन्स 1.5 सेकंड पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 5 हो गया। तो इससे क्या मिला हमको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसका, डिस्प्लेसमेंट का। कैसे मिला, किसी एक पॉइंट को लिए तब ना मिला। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो क्या क्या आ गया, लिख सकते हैं आप लोग। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या है यहाँ पे, इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन क्या होगा, मोशन इज या फिर मोशन विल बी क्या होगा, यूनिफॉर्म। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो मोशन हो गया यूनिफॉर्म, नहीं होगा स्ट्रेट। तो अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है उस केस में तो ऑब्वियस है, स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म, नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। तो यही आ गया सेकंड कंक्लूजन। इफ द, आप लोग खुद से लिख ले, मैं बोल दे रहा हूं, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज स्ट्रेट लाइन देन द मोशन विल बी यूनिफॉर्म। अगेन इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन देन द मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन हम लोगों ने क्या सीखा, एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे आप किसी भी पॉइंट को ले रहे हैं, उससे हमें क्या मिलेगा डाटा, ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफिक टाइम पे हमें मिल जाएगी। एक और देखेंगे कंक्लूजन, एक और देखिए कंक्लूजन। सपोज हमारे पास अब पहले से ग्राफ दिया हुआ है, ये तो हमने लोकेट करना सीख लिया।
अब हमारे पास पहले से ग्राफ दिया हुआ है, सपोज कीजिए इस तरह से कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है, ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, एक ए दूसरा बी। तो ए का सपोज यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1, y1। बेसिकली x के अलोंग टाइम है तो आपका आएगा t1 x1 की जगह, y के अलोंग आपका है डिस्प्लेसमेंट तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे s1। वैसे ही सपोज b के लोकेशन गिवन है x2, y2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको t2, s2। तो अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। कोई भी 2 पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है, अगर कोई एक भी दिया हुआ है तो आपको एक और खुद से पता है, ये वाला पॉइंट, इसका लोकेशन आपको हमेशा पता होगा, क्या होने वाला है 0, 0। तो ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचिएगा कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो वो एक ही है, एक तो आपको पहले से पता है 0, 0, ठीक है। अगर ये लाइन यहाँ से पास करती है ऑरिजिन से तो अब देखना वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो समझिएगा अच्छे से, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s1 से s2 हुआ। s1 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, s2 इज द फाइनल। चेंज कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट में, चेंज कितना हुआ s2 माइनस s1। समय कितना लगा, t1 पे a पे था, t2 पे b पहुंच गया, समय कितना लगेगा, डिफरेंस t2 माइनस t1। तो बेसिकली इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डेल्टा s बाय डेल्टा d। तो यहाँ से आप ध्यान दें कि अगर ग्राफ में आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, लोकेशन किसी एक स्पेसिफिक जगह पे आपको वैल्यू पता है, तो उस केस में आप क्या फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ को यहाँ पे हमने सीख लिया एनालाइज करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को क्या क्या सीखा हम लोगों ने। अगर हमें डाटा दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम लोग ग्राफ फॉर्म कर सकते हैं। ग्राफ का शेप अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब जो आपका मोशन है कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ग्राफ में अगर हमें पॉइंट की लोकेशन पता है, कम से कम 2 पॉइंट की, तो उस केस में क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। अगले लेक्चर में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम कर्व, किस तरह से उसे फॉर्म करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उस कर्व की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे, इन सभी को हम लोग सीखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपके उस डाउट के लिए स्पेसिफिक लेक्चर बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। आराम से घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय।